शुरू करें। इस आभासी मंच पर उपस्थित आप सभी सम्मानित विद्वानों विदुषियों को सादर नमस्कार। न्यू मीडिया सृजन संसार ग्लोबल फाउंडेशन एवं अदम्य ग्लोबल फाउंडेशन के सहयोग से हिंदी पत्रकारिता के 200वें वर्ष के सुअवसर पर 30 मई 2025 से 30 मई 2026 तक मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता वर्ष के अंतर्गत आज जो कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, इसका शीर्षक है हिंदी की वैश्विक पत्रकारिता विविध आयाम। और इस विषय पर विशेषज्ञ के रूप में आज वार्ता के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी। डॉक्टर जवाहर जी निदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में। उसके अतिरिक्त आपका कई दशकों का लंबा अनुभव रहा है हिंदी की सेवा के क्षेत्र में। आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉरपोरेट कार्यालय मुंबई से महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। आपकी सक्रिय भागीदारी एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के अनेक देशों में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विश्व हिंदी सम्मेलनों के कार्यक्रमों में रही है। हिंदी की प्रगति के लिए आपने देश विदेश में सक्रिय रहने वाले बहुत से जो सम्मान है वो आपने प्राप्त किए हैं अपनी सक्रियता के कारण। देश के जो जितने भी प्रख्यात पत्र पत्रिकाएं हैं आपने उन पर निरंतर लेखन किया है और बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाले लेखकों में से आप हैं। पिछले 120 वर्षों में जितनी भी पत्र पत्रिकाओं का जो प्रकाशन हुआ उनका एक दुर्लभ संग्रह जो कि बिल्कुल अलग तरीके का काम है ये आपने किया है। और इस संग्रह की प्रदर्शनियां देश विदेश में जगह जगह जो है वो आयोजित होती रहती हैं, जिनकी बहुत प्रशंसा जो हिंदी प्रेमी लोग हैं या हिंदी पत्र पत्रिकाओं के प्रेमी लोग हैं उनके द्वारा की जाती है। आपका बहुत लंबा परिचय है और मैं चाहूँगा कि परिचय की जो बाकी बातें हैं वो हमारे आपसी संवाद में जो कुछ हमारी जिज्ञासाएं हैं आपके कृतित्व और आपके कृतित्व को लेकर और साथ ही इस विषय को लेकर उस बातचीत में हमारे जो श्रोता हैं आपके परिचय से और गहराई से परिचित होंगे। इससे पहले कि हम संवाद की श्रृंखला में आगे बढ़ें, मैं निवेदन करूंगा माननीय जवाहर कर्नावट जी से कि वे इस कार्यक्रम का शुभारंभ अपने आशीर्वचनों के साथ करें। माननीय डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। और मुझे खुशी है कि न्यू मीडिया सृजन संसार ग्लोबल फाउंडेशन और ग्लोबल अन्य फाउंडेशन और अन्य संस्थाएं मिलकर ये हिंदी पत्रकारिता के लिए आपकी एक बहुत सराहनीय पहल है, क्योंकि 30 मई 1826 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन था जब भारत के पहले समाचार पत्र हिंदी समाचार पत्र उदय मार्तन की शुरुआत हुई थी। और आपने पूरे एक माह तक इसे एक उत्सव के रूप में प्रतिदिन एक कार्यक्रम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है आपकी। तो मैं आपका बहुत हार्दिक आपकी संस्था का धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे श्रोता जो जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि अभी हमारे भाई काशीनाथ जी मॉरिशस से भी जुड़े हैं, भारत से जुड़े हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे और श्रोता जुड़ेंगे। लेकिन मैं आपके इस कार्यक्रम के लिए आपको बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि आगे इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हार्दिक आभार मान्यवर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मान्यवर कर्नावट जी का परिचय बहुत विस्तृत है और मान्यवर कर्नावट जी को, उनके कार्यों को और जो आज का विषय है उसको हम थोड़ा और गहराई से जानते हैं अपनी कुछ जिज्ञासाओं के जो हमारे प्रश्न हैं उनके उत्तरों के माध्यम से। मैं शुरुआत करना चाहूँगा मान्यवर कर्नावट जी कि आपकी हिंदी और बैंकिंग दोनों क्षेत्रों में बहुत सक्रिय और कई दशकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी बैंकिंग से हिंदी पत्रकारिता की ओर जो आपका रुझान है ये कब और कैसे रहा और क्यों हुआ, क्या कारण इसके पीछे रहे? देखिए शैलेश जी, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और मेरी शिक्षा दीक्षा उज्जैन में हुई। और चूंकि मध्य प्रदेश हिंदी पत्रकारिता का गढ़ सबसे पहले रहा है और इंदौर से प्रकाशित होने वाला जो नई दुनिया समाचार पत्र रहा वो बड़ा एक अद्भुत समाचार पत्र रहा, पूरे देश में वो एक विशिष्ट समाचार पत्र रहा। तो हम एक तरह से जब हम महाविद्यालयीन शिक्षा में हमने प्रवेश किया या केजीए की हायर सेकेंडरी के तब से ही हमारा लेखन का कार्य
नई दुनिया समाचार पत्र में शुरू हो गया था। और चूंकि मेरे पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो एक पूरे घर में राष्ट्रीय भावना और हिंदी भाषा के प्रति हमारा एक विशेष लगाव रहा। तो इस प्रकार वहां से ही हमारी, जब हम 11वीं 12वीं क्लास में थे तब से ही लेखन की शुरुआत हो गई। भले ही हमारा विषय वाणिज्य रहा हो, लेकिन वो भी एक माध्यम हिंदी रहा। तो इस प्रकार ये जो लगाव शुरू से रहा हिंदी भाषा के प्रति। और बैंक सेवा में भी जब मैं आया तो मेरी जो नियुक्ति वो राजभाषा अधिकारी में हुई, तो निश्चित रूप से बैंकिंग और हिंदी, उससे हमारा जुड़ाव स्वाभाविक रूप से रहा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संक्षेप में आपने बताया कि ये बैंकिंग में आप भले गए, लेकिन उसके पहले से ही आपकी जो रुचि है हिंदी लेखन में और पठन पाठन में रही। एक और जिज्ञासा मेरी भी है, हमारे कुछ जो श्रोता हैं उनकी भी है, कि वैश्विक पत्रकारिता में हिंदी की भूमिका का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसको आप किस तरह से देखते हैं, मान्यवर कन्नावर जी? देखिए, जो हिंदी की वैश्विक पत्रकारिता है उसका बड़ा एक ऐतिहासिक महत्व है। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, कहते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन भारत के बाहर की हिंदी पत्रकारिता का भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा है। यदि आप देखें तो उनका दोनों उद्देश्य था। उनका ये उद्देश्य भी था कि जो हमारे विदेशों में भारतीय गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए हैं उनका उत्थान करना, और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी साथ देना। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा निवेदन है कि अन्य साथी अपना माइक बंद कर लें, क्योंकि ये जो डिस्टरबेंस व्यवधान आ रहा है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने भी जब देखा कि वहां पर भारतीयों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं और किस प्रकार वहां की सरकार उनके खिलाफ कानून पास कर रही है, तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की। अब आप देखिए कि वो इंडियन ओपिनियन 1903 में शुरू हुआ, और वो एक बड़ा हमारे सामने बिरला उदाहरण है कि इंडियन ओपिनियन अखबार 4 भाषाओं में शुरू हुआ। आज एक भाषा में या 2 भाषाओं में भी हम अखबार की कलम, उन्होंने 4 भाषाओं में शुरू किया। उन 4 भाषाओं में हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी, चारों भाषाओं में थी। तो 4 भाषाओं में एक अखबार शुरू करना कितना चुनौती काम था। लेकिन उन्होंने 4 भाषाएं क्यों रखी? उन्होंने हिंदी रखी क्योंकि वहां पर दक्षिण अफ्रीका में हिंदी भाषी बहुत सारे आए थे। दक्षिण से तमिल भाषी आए थे तो उसमें तमिल को भी रखा गया। गुजराती तो बहुत पहले से थे, और अंग्रेजी तो रखी गई ताकि वहां की सरकार को भी बताया जाए। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि सत्याग्रह शब्द कहाँ से आया। सत्याग्रह शब्द गांधी जी ने जब वहां पर आंदोलन शुरू किया तो वहां पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने 12 सितंबर 1906 को एक ट्रांसवाल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक एशियाटिक अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जो भारतीयों के खिलाफ काला कानून था। तो वो काला कानून था, तो उसको गांधी जी ने उसके लिए आंदोलन छेड़ा, तो वहां पर लोगों ने उसको नाम दिया पैसिव रेसिस्टेंस। गांधी जी ने कहा कि ये अंग्रेजी शब्द को हमारे भोले भाले लोग कौन समझेंगे, तो उन्होंने एक इंडियन ओपिनियन ने विज्ञापन दिया, इंडियन ओपिनियन, कि हमारे लिए पैसिव रेसिस्टेंट के लिए हिंदी या गुजराती में कोई अच्छा सा नाम सुझाइए। तब बहुत सारे नाम, और उसके लिए पुरस्कार रखा गया। तब एक नाम मगनलाल गांधी ने दिया, सद आग्रह। तो गांधी जी ने फिर कहा कि ये सदाग्रह नहीं, ये सत्याग्रह होगा। तो ये सत्याग्रह की शुरुआत, शब्द की शुरुआत उस इंडियन ओपिनियन से हुई, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार एक और आप देखते हैं कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गदर का बड़ा योगदान रहा है। आपको पता होगा कि लाला हरदयाल, जिन्होंने अमेरिका से गदर पार्टी बनाई, वास्तव में उस पार्टी का नाम तो दूसरा था, लेकिन उन्होंने गदर अखबार की शुरुआत की, और उस गदर अखबार के कारण उस पार्टी का नाम ही गदर पार्टी बन गया। और उस गदर पार्टी ने जब गदर अखबार निकाला, तो आप देखिए गदर अखबार केवल शुरुआत तो उसकी पंजाबी से हुई, उर्दू से हुई, लेकिन वो पंजाबी में निकला, वो हिंदी में निकला, वो उर्दू में निकला, वो पश्तो में निकला। और उसके बाद वहां पर उस गदर अखबार के माध्यम से, और वो कितने देशों में जाता था। अगर आप गदर का इतिहास देखेंगे, आप जाएंगे जलंधर में, तो जलंधर में गदर म्यूजियम बना है, और उस गदर म्यूजियम में वो सारे प्रकाशन जो है वहां पर निकाला करते थे। और वहां से केवल आप देखेंगे कि वो अखबार नहीं निकलता था, वहां कई अन्य प्रकाशन निकलते थे। उसे नाम दिया जाता था गदरी रिसाला, और उस गदरी रिसाला में देशभक्ति के गीत छापे जाते थे।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सामने ये पुस्तिका रखी है, ये है देशभक्ति के गीत, और ये सैन फ्रांसिस्को से जो गदर प्रेस थी वहां से ये हाथ से लिखकर छापी जाती थी, और उसके बाद वो विश्व के कई देशों में, और ये भारत के आजादी के आंदोलन के लिए था। एक और वो प्रकाशन निकालते थे, वो भी एक पत्रिका के रूप में था, अंकों की गवाही, उसका शीर्षक होता था अंकों की गवाही, अंग्रेजों के लूट की कहानी। और वो वहां से ये कहते थे कि अंग्रेज किस प्रकार भारत को लूट रहे हैं, ये उन्होंने विशेष रूप से कहा था। और उन समाचार पत्रों पर या वो जो गदर निकलता था उसमें लिखा होता था, हिंद जवानों ए मर्दानों जल्दी लो हथियार, एक हाथ में विद्या बल लो दूजे में तलवार। मतलब आपको विद्या का भी साथ देना है। तो इस प्रकार वो जो गदर अखबार था उसने स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कितना काम किया और कितने लोग शहीद हुए। तो इस प्रकार इसका एक ऐतिहासिक परिदृश्य है। ये तो मैंने बात आपसे केवल अमेरिका की बात की, और इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो विदेशों में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है ब्रिटेन में 1883 से। काला काकर के महाराजा रामपाल सिंह, उन्होंने सबसे पहले वहां से हिंदुस्तान अखबार निकाला था, और वो हालांकि उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, निकला था, कितनी प्रतियां निकली थी, उसका क्या असर हुआ, किस प्रकार वहां पर ब्रिटेन की काउंसिल में एक व्यक्ति को जो हमारे उसको सदस्य बनाया गया, लेकिन वो शुरुआत वहां से हुई थी। तो उसका भी उद्देश्य था अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ाई करना। तो इस प्रकार ये जो हिंदी पत्रकारिता रही है। और इसके अलावा हमारे जो गिरमिटिया देश हैं, जिसमें आप फिजी को ले लें, आप मॉरिशस को ले लें, आप गयाना को ले लें, आप त्रिनिदाद को ले लें, यहाँ पर भी भारतीयों का जो उत्थान का संघर्ष चला है वो वहां के संघर्ष के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी चलता रहा है। इस प्रकार ये जो पत्रकारिता रही है इसका बड़ा एक ऐतिहासिक महत्व है, और इसके प्रमाण भी हमारे पास उपलब्ध हैं। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही शैलेश जी। बहुत उपयोगी जानकारी आपने दी कि 1883 में पहला प्रकाशन जो है वो विदेश में शुरू हुआ। ठीक है, उसके कुछ प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन कुछ तो रहा ही होगा जब ये इतनी सूचनाएं हैं हमारे पास। पूरी जानकारी है, उसकी पूरी जानकारी है, कितनी प्रतियां छपती थी, किस तरह होता था। जी, एक मेरी और जिज्ञासा है, जो आपने अभी एक प्रति दिखाई हाथ से लिख के, ये उस समय इसकी कॉपियां कैसे बनाई जाती थी? देखिए ऐसा था कि आप बताऊं मैं आपको कि हाथ से लिखने के बाद जिस प्रकार हम लोग साइक्लोस्टाइल पहले किया करते थे, जी, इस प्रकार साइक्लोस्टाइल तैयार करते थे, उस तरह इसकी प्रतियां तैयार की जाती थी। और यदि आप गदर पार्टी का इतिहास देखेंगे तो आपने देखा होगा कि पहले उनके पास प्रेस की व्यवस्था नहीं थी, बाद में उन्होंने इसके लिए हिंदुस्तानी गदर प्रेस भी डाला, सैन फ्रांसिस्को के पास व्यवस्था है। तो इस प्रकार ये दूसरी व्यवस्थाएं भी की गई। जी, और आप जानते हैं कि अंग्रेजी तो छप जाता था, लेकिन हिंदी की कंपोजिंग करना उस समय कितना मुश्किल था, इसलिए हाथ से लिखकर ये कार्य होते थे। जी जी, पिछले 120 वर्षों में मान्यवर कर्नावट जी 27 देशों से प्रकाशित जो हिंदी पत्र पत्रिकाओं का आपने संग्रह किया, एक पुस्तक के रूप में भी है, मेरे पास भी है वो पुस्तक, दाएं बाएं है। तो ये पुस्तक हमारे जो साथी जो इससे परिचित नहीं होंगे वो देख सकते हैं, या हो सकता है अभी नहीं दिखती बैकग्राउंड की वजह से। इसको जो आपने इतना बड़ा काम किया, ये बहुत ही बड़ा काम है। आपको जो इसमें इस दौरान चुनौतियां आई, हम जानना चाहेंगे कि बहुत विस्तार से, जो भी जितना भी संभव हो इस कार्यक्रम में, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि मैंने इसमें देखा कि अलग अलग देशों की केवल एक दो पत्रिकाएं नहीं, बहुत सारी पत्रिकाओं का आपने जिक्र किया है, और बहुत मोटी पुस्तक ये तैयार हुई है, करीब 300 पृष्ठों की पुस्तक है। तो हम और हमारे दर्शक चाहेंगे कि इसकी जो चुनौतियां रही और किन किन लोगों से आपको सहयोग मिला, इस यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए शैलेश जी की ये कार्य मेरा लगभग 22 वर्ष से चल रहा था, और उसमें निश्चित रूप से इस 27 देशों की पत्रकारिता का एक संग्रह तैयार करना और उसमें सारी जानकारी एकत्र करना, वहाँ के जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनकी मूल प्रतियां लाना एक बहुत दुष्कर कार्य था। और इसकी शुरुआत के साथ साथ मैंने लगभग ये जो 27 देश थे, इसमें से आप 3 या 4 देशों को अगर छोड़ दें तो मैंने इन सभी देशों की यात्राएं भी की, 24 देशों की यात्राएं की, और जो बाकी जो 2-3 देश बचे थे उनकी यात्रा अभी मैंने 15 दिन पहले पूरी की।
तो इस प्रकार ये कार्य इतना दुष्कर था कि कुछ समाचार पत्रों के लिए मैं, देखिए आपको बताऊं कि मैं 2007 में ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में 1 सप्ताह बैठा, वहाँ के एशियाटिक सेक्शन में, वहाँ से पत्र मिले। मैं मॉरिशस के आर्काइव में गया, जहाँ से मॉरिशस की पत्रिकाएं हासिल की। मैं फिजी के आर्काइव में गया। तो इस प्रकार कई देशों के। उसके बाद यदि आप मेरी इस पुस्तक को देखेंगे तो इसमें अंत में मैंने एक सूची दी है, जिसमें 27 देशों के लगभग 90 लोगों ने, 90 से ज्यादा लोग हैं जिनसे मैंने संपर्क करके ये सामग्री एकत्रित की। मतलब ये आर्काइव में जाने के बाद, या अभिलेखागार में जाने के बाद, विभिन्न पुस्तकालयों में जाने के बाद, या जो अलग अलग थे, तो इस प्रकार इन लोगों से मैंने संपर्क करके सहयोग किया। और आप जानते हैं कि कई व्यक्ति तो मेल भेजते हैं तो जवाब नहीं देते हैं। और इसमें इस संग्रह में यदि 1903 का, जैसे मैं दक्षिण अफ्रीका गया, तो दक्षिण अफ्रीका में डरबन में जो डरबन यूनिवर्सिटी, उसके डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में जाकर मैंने इंडियन ओपिनियन के या दक्षिण अफ्रीका के अंक लाया। तो इस प्रकार इसमें समय तो लगा, लेकिन इसमें कई दुर्लभ सामग्री मुझे मिली। जैसे मैं आपको, यदि आप देखेंगे तो जो इस विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मारिकाएं हैं, उसमें विदेश की हिंदी पत्रकारिता पर हमारे कुछ विद्वानों ने लेख लिखे थे, लेकिन वो लेख में पत्र पत्रिकाओं का जिक्र था। तो मैंने सर्वप्रथम उनकी एक सूची तैयार की कि आखिर हर देश में कौन कौन से पत्र निकले, कब निकले, और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई कि हमें उन पत्र पत्रिकाओं को हम प्राप्त कैसे करें, है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे सफलता मिली, लोगों से पत्र पत्रिकाएं प्राप्त हुई। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में बैठा तो मुझे वहाँ कई ऐसे हमें अखबार मिले जिनका किसी लेख में जिक्र ही नहीं था। जैसे लंदन से 1915 में एक अखबार निकलता था, वो अखबार तस्वीरी अखबार था, उसमें तस्वीरें छपती थी, लेकिन तस्वीरों के साथ साथ उसके विवरण छपते थे। तो वो हिंदी में, उर्दू में, तमिल में और अंग्रेजी में, 4 भाषाओं में। तो बताइए 1915 में लंदन से अगर छपता था, लेकिन विवरण हिंदी में भी छपता था और तस्वीरें छपती थी। इस प्रकार अनेक अखबारें, जैसे एक सिंगापुर से जवान अखबार निकलता था, वो रोमन लिपि में निकलता था हिंदी में, क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों के लिए निकाला जाता था और उसमें सारी जानकारी हिंदी और उर्दू में दी जाती थी। तो इस प्रकार ये जो काम था बड़ा दुष्कर कार्य था, लेकिन समय बीतता गया। दूसरा, बैंक सेवा में काफी समय लग जाता है। तो लेकिन ये मेरा मुख्य कार्य जो है वो खासकर मेरी सेवानिवृत्ति के बाद 2019 के बाद ये कार्य में और तेजी आई। और जब कई पत्र पत्रिकाएं इकट्ठे हो गए तो आपने देखा होगा कि कई जगह इसकी प्रदर्शनियां भी लगी है जी। तो निश्चित रूप से बड़ा दुष्कर कार्य था, लेकिन आप जानते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। तो इसलिए बहुत, जैसे मैं आपको एक पत्रिका का जिक्र करना चाहता हूँ। हंगरी से दीन पत्रिका निकलती थी, मुझे पता चला कि दीन पत्रिका निकली है। अब वो दीन पत्रिका निकली थी और वो हंगरी से हस्तलिखित निकली थी जी, हस्तलिखित निकली थी। अब और वो 7 भाषाओं में निकली। हमारे एक वहाँ के जो पूरे एक बड़े भाषाविद थे, और यहाँ यूं कहा जाए कि वो इंडोलॉजी के बारे में अध्ययन करना चाहते थे, तो भारत की प्राच्य विद्या के बारे में। तो उन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी, और वो कविताएं उन्होंने हिंदी में अनुवाद की, और उसकी दीन पत्रिका निकली। और एक एवा एरिडा महिला थी हंगरी में, उन्होंने उसका अनुवाद किया था। तो मैंने उस हंगरी की महिला से संपर्क किया कि क्या वो पत्रिका मिल सकती है। तो वो पत्रिका, आखिर मुझे 1 साल लग गया उस पत्रिका को प्राप्त करने में। उनको कई बार मेल भेजे, फिर उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने बाय पोस्ट मुझे हंगरी से वो पत्रिका भेजी, मूल प्रति। तो इसलिए ये काम तो बड़ा दुष्कर है, बहुत पेशेंस वाला काम है कि आपको कहाँ से कैसे संपर्क प्राप्त करना। तो इस प्रकार ये बहुत परेशानियां तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमको सफलता भी काफी मिली जी। आपने जैसा कहा कि बहुत सारे देशों के, जो 27 देशों के 90 के लगभग लोग हैं, ये सूची तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरी फिर भी जिज्ञासा है। जैसा आपने कहा कि कुछ ने मूल प्रति आपको जो है वो भेजी, मैं कुछ और लोगों के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि इतना बड़ा काम आपने बकायदा क्रेडिट दिया 90 लोगों को। 2-4 लोगों के बारे में मेरी और जिज्ञासा है जिन्होंने बहुत अधिक योगदान दिया, जो मतलब स्मरणीय योगदान है। बहुत लंबी सूची है, मेरे पास सारे नाम है। मैं दर्शकों के लिए कुछ बताऊं भी, जैसे अमेरिका में सुरेश ऋतुपर्ण, रमेश जोशी, श्रीमती अंजना जी, वेद प्रकाश बटुक जी, अनीता कपूर जी, ऑस्ट्रेलिया से रेखा जी, शैलजा जी, परसराम, श्रीमती शशि संतराज जी, सुश्री रीता कौशल जी, बहुत सारे नाम है। पर मैं चाहूंगा 2-4 नाम जो है आपको बहुत यादगार इस पूरे, मैंने देखा कि 19-20 के बाद जो है 24 में ये प्रकाशित हुई और नेशनल बुक ट्रस्ट से, उस पर मैं बाद में आऊंगा।
पहले मेरी जिज्ञासा उन लोगों के बारे में जानने की है और किस किस तरह का सहयोग मिला। लाइब्रेरीज में आप बैठे, वो शोध कार्य तो वो आपने अपने ही परिश्रम से किया। आपको ऐसे भी अखबार पत्रिकाएं मिले जिनका जिक्र पहले आपने नहीं सुना था, लेकिन विशेष रूप से 2 या 4 लोगों के बारे में और उनका योगदान किस तरह का रहा। हाँ देखिए, जो सहज उपलब्धता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ये हमारे जो अमेरिका के आपने नाम लिए, इसमें अधिकांश लोग भारत से ही हैं, तो इनसे तो संपर्क करना बहुत आसान था। लेकिन आप यदि देखेंगे यूरोप के देश हैं, है ना, जैसे नीदरलैंड है, ऋतु जी मेरे सामने है, नीदरलैंड से जुड़ी हुई हो, तो अब नीदरलैंड से मुझे पत्रिका, हाँ जी, तो नीदरलैंड से पत्रिकाएं प्राप्त करना था। मैंने पूरी सूची देखी कि कम से कम नीदरलैंड से 7-8 पत्रिकाएं मिली, तो मैंने उसमें संपर्क किया, तो मुझे मोहन गौतम जी है, उनका बड़ा सहयोग मिला। मोहन गौतम जी बड़े पुराने वहाँ के विद्वान हैं, लेडन यूनिवर्सिटी में के, तो उनसे लगातार संपर्क रहा। लेकिन एक देखिए, एक विदेश से पत्रिकाएं पोस्ट से भेजना भी बड़ा महंगा होता है, बड़ी उसमें तो वो भी बड़ी हिचक होती है कि आखिर, तो लेकिन वो जब ऐसे लोग से मैं बराबर संपर्क में रहा कि जब ये भारत आ रहे हैं तो पत्रिकाएं लेकर आ जाएं, तो मैं मोहन गौतम जी का नाम लूंगा जिनका मुझे सहयोग मिला। आपके इसके अलावा मैं जापान से तोमियो मिज़ोकामी, जो पद्मश्री हैं, तोमियो मिज़ोकामी हैं जापान से, वो जब भी जापान से भारत आते थे तो उन्होंने मुझे पत्रिकाएं लाकर दी। दक्षिण अफ्रीका से डॉक्टर उषा शुक्ला हैं, जिन्होंने मेरी दक्षिण अफ्रीका के लिए बड़ी मदद की। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जो मतलब 5-7 प्रमुख नाम, जो 2-3 नाम मैंने बताए, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की। अब जैसे म्यांमार आपको बता दूं, मेरे सूची में सारे देश थे, लेकिन अब सवाल ये भी उठता था कि उस देश से हम संपर्क कैसे करें। अगर मैं म्यांमार हूँ, म्यांमार में मुझे कोई संपर्क नहीं, मेरे संपर्क का व्यक्ति नहीं है, तो उस संपर्क के व्यक्ति को ढूंढना, फिर वो आपको कितना सहयोग कर सकता है। तो इस प्रकार म्यांमार में एक सतीश मिश्र जी मिले, जो भारत आए हुए थे, उनके दादा ने पत्र निकाला था वहां से, प्राची प्रकाश, तो उनसे संपर्क करके फिर वहां का संपर्क लिया। तो इस प्रकार सभी का योगदान मेरे लिए मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, चाहे उन्होंने मुझे 1 पत्र 2 पत्र मिलाए, क्योंकि मेरा ये मानना था कि अगर विदेश में अगर किसी भी पत्र पत्रिका का 1 या 2 अंक भी निकले हैं तो वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने विदेश में जाकर हिंदी की पत्रकारिता के लिए या हिंदी के लिए प्रयास किया। इसलिए मैंने ये कोशिश की थी कि जितने पत्र पत्रिकाएं निकले हैं उन सब की जानकारी या उन पत्र पत्रिकाओं को प्राप्त किया जाए, चाहे वो 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, ये मेरी कोशिश रही। इसीलिए वो मेरा आंकड़ा जो है वो 160 पत्र पत्रिकाओं तक पहुंचा। आज 27 देशों की, 28 देशों की जो है 160 पत्र पत्रिकाएं मेरे पास है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी एक मेरे पास जो इतिहास था वो 1903 से था, लेकिन अभी मैं 3 देशों की यात्राओं पर गया, कनाडा, सुरीनाम और त्रिनिदाद। तो मेरे ध्यान में एक पत्र था कि त्रिनिदाद से एक कोहिनूर पत्र जरूर निकलता है। मुझे ये पता नहीं था कि वो कब निकला, कोई उसकी तारीख नहीं बताओ। मैंने कहा कि अगर मैं त्रिनिदाद जा रहा हूँ तो वहाँ के नेशनल आर्काइव में जरूर जाऊंगा। और जब मैं उस नेशनल आर्काइव में गया तो मुझे देखकर ये आश्चर्य हुआ कि वो समाचार पत्र वहां पर उपलब्ध है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो 1898 से निकलता था और प्रतिदिन निकलता था। अगर कोहिनूर अखबार, और देखिए ये आपके सामने मैं उसकी ये प्रति बता रहा हूँ, ये कोहिनूर अखबार 1898 का ये नवंबर का अंक है। तो इसकी कई प्रतियां मैं लेकर आया। तो इस प्रकार ये एक तरह से स्वप्रयास और सबके योगदान की मैं इसमें प्रशंसा करता हूँ और सराहना करता हूँ जी। ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। 127 देश, 160 पत्र पत्रिकाएं, उनके बहुत से अंक। प्रकाशन पे मैं बाद में आऊंगा। ये जो संग्रह आपने इतना बड़ा किया, उसकी आपने जो प्रदर्शनियां लगाई, उसको लेकर कितनी प्रदर्शनियां आप तक लगी, कहाँ कहाँ, और लोगों का जो फीडबैक है, प्रतिक्रिया है उस बारे में, वो कितनी उत्साहजनक रही? कुछ अगर खास यादें आप साझा करना चाहें। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क में 2007 में विश्व हिंदी सम्मेलन था और उस समय मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में दिल्ली में उपस्थित था। तो उस समय मेरा संकलन बहुत अधिक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे पास कम से कम 50 से अधिक पत्र पत्रिकाएं थे, 50 से ज्यादा ही होंगे, 75। तो ये बात पता चली नेशनल आर्काइव को। आप जानते हैं नेशनल आर्काइव तो देश का सबसे बड़ा संग्रह होता है। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि भाई आपकी पत्र पत्रिकाएं हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमको न्यूयॉर्क में प्रदर्शनी लगाना है। तब वहां के प्रतिनिधि मेरे पास आए
तो उन्होंने कहा ये जो आपके पास पत्र पत्रिकाएं हैं वो नेशनल आर्काइव के पास भी नहीं है, इसलिए हम आपसे पत्र पत्रिकाएं लेना चाहते हैं। तो 2007 में मैं स्वयं न्यूयॉर्क गया था विश्व हिंदी सम्मेलन में, तो नेशनल आर्काइव को मैंने पत्र पत्रिकाएं दी और मैं मैनुअल जो पत्रिकाएं थी वो लेकर गया। वहां पर 2000 में सबसे पहले प्रदर्शनी लगी और उसके बाद फिर 2018 का जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वहां भी मैं विदेश मंत्रालय मुझे ले गया था, जब तक संग्रह बहुत बढ़ गया था। तो वहां पर भी प्रदर्शनी लगी। इसके अलावा भारत में दिल्ली में है, मुंबई में है, इंदौर में है, उदयपुर में है, अनेक जगह ये प्रदर्शनी का आयोजन हुआ और लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा भी की, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बारे में अभी तक प्रयास नहीं हुआ था। ये काम तो पत्रकारिता के किसी विश्वविद्यालय को करना था, लोगों ने कहा, या पत्रकारिता के विद्यार्थियों को करना था। आप तो बैंकिंग में काम करते हैं, तो आपने, इसलिए वो काफी प्रशंसा भी मिली, लोगों का सहयोग भी मिला। और आप जानते हैं कि जब इस संग्रह का मैंने विवरण भेजा तो उसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में लिया गया कि ये व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाला विदेश की पत्रिकाओं का सबसे बड़ा संग्रह है। ये भी आपको इस बारे में भी मैं ये जानकारी दे रहा हूँ जी। इसी से जो अगले का इसके आगे जो प्रकाशन हुआ, बहुत अच्छी पुस्तक जो है, करीब 300 पृष्ठों की हमारे पास है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जो साथी लेना चाहे। एक बहुत उपयोगी पुस्तक है, संग्रहणीय, नेशनल बुक ट्रस्ट जो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय का अंग है उसने छापी है और बहुत कम कीमत पे बहुत उपयोगी पुस्तक। मैं चाहूंगा कि जिसकी भी इस विषय में रुचि है वो जरूर लें। मैं सर इससे जुड़ी हुई एक चीज जानना चाहूंगा कि ये पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट या जो भी बड़े प्रकाशक हैं वहाँ बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, आपको कितना समय लगा ये पुस्तक वहाँ बातचीत करने से लेके पुस्तक आपके हाथ में मुद्रित रूप से आने तक? जी, ये बात आपने सही कही। इसमें लगभग कुल मिलाकर जब प्रक्रिया शुरू हुई और आने में लगभग 2 वर्ष लग गए जी। लेकिन मैं ये चाहता था कि ये प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट से ही हो, क्योंकि आप जानते हैं ये भारत सरकार का बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है और इसमें जो इसकी प्रतिष्ठा है और इसका जो वितरण प्रणाली है वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए बना था। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता था, जो आपने हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की बात कही थी, शैलेश जी, जो हस्तलिखित पत्रिकाएं निकली विदेशों से उनका बड़ा महत्व है। आप देखिए हमारे लोगों का कितना समर्पण हिंदी भाषा और पत्रकारिता के लिए था, तो वो जो हस्तलिखित पत्रिकाओं का दौर रहा, यदि आप देखेंगे तो जैसे एक पत्रिका का उदाहरण देना चाहता हूं आपको मैं, दुर्गा पत्रिका मॉरिशस से 3 साल तक बराबर हस्तलिखित निकली। एक पत्रिका 64 पेज की हाथ से लिखी जाती थी और वो हाथ से लिखकर फिर एक एक व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए जाती थी और वापस आती थी। और उसके उन्होंने कई नियम बना रखे थे। उन्होंने नियम बना रखा था कि 2 दिन से ज्यादा कोई पत्रिका नहीं रखेगा। दूसरा, उन्होंने बड़ा रोचक बात लिखी थी कि आपको रचनाओं का कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा और लिखने के लिए कलम और स्याही भी नहीं दी जाएगी। उसमें उन्होंने कई नियम बना, उसमें और उन्होंने ये लिखा था कि इसमें घासलेटी साहित्य नहीं छपेगा, यानी। और वो जो 3 साल का ग्रंथ है वो विदेश मंत्रालय ने, तो वो एक कितनी बड़ी बात थी कि 64 पेज की पत्रिका 3 साल तक हर महीने हाथ से निकलती थी और लोगों के पास जाती थी, और उसमें हिंदी भाषा के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीयों के लिए कितनी सामग्री छपती थी। तो इस प्रकार ये हुई। इसके बाद मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ब्रिटेन का उदाहरण देना चाहता हूँ। ब्रिटेन में शुरुआत हुई प्रवासिनी पत्रिका, तो वो हस्तलिखित निकलती थी और वो हाथ से निकलने के बाद भारत में कई लोगों को भेजी जाती थी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाती थी। और उस प्रवासिनी पत्रिका में हस्तलिखित में एक अंक में एक पत्र छपा हुआ है जो टाइप किया हुआ है, उस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने भेजा है पत्र, प्रवासिनी पत्रिका। वो पत्र भी है मेरे पास, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप प्रवासिनी पत्रिका हाथ से निकाल रहे हो, आखिर आप इसका प्रकाशन कब करेंगे, तो इसके प्रकाशन की व्यवस्था करिए। तो इस प्रकार जैसे अब अमेरिका से विश्वा पत्रिका निकली तो उसकी शुरुआत हस्तलिखित पत्रिका से हुई। तो इस प्रकार ये जो पत्रिकाएं हैं, इन्होंने हाथ से लिखकर भी जो योगदान दिया है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र में रहा है जी। कुछ बातें जो है आपके उत्तर से मुझे याद आ रही। मैं करीब 25-26 वर्ष पहले जब दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र था तो वहाँ हस्तलिखित पत्रिकाएं कुछ महाविद्यालयों में, लेकिन एक ही कॉपी वो छपा करती थी और तैयार की जाती थी। आमतौर पे जो नोटिस बोर्ड है वहां पर लगाया जाता था, भित्ति पत्रिकाएं उनको कहा जाता था। दूसरी बात मुझे याद आ रही है, जो रोटेट होने वाली बात कि भाई कम होती हैं कॉपियां, तो उससे थोड़ा सा और 4-5 साल पहले
आप तो हमसे खैर बहुत बड़े हैं, तो कॉमिक्स का दौर था एक समय में, 90 के दशक में, 92, 93, 94, कई जो किताब मतलब प्रकाशक हैं, मनोज बुक्स, राज बुक्स, ऐसे कई प्रकाशक। तो कॉमिक्स से कम हुआ करती थी, महंगी थी, तो उस समय भी ये जो रोटेट करने का, अलग अलग लोगों के पास किताबें घूमने का जो चलन है वो काफी ज्यादा था। और बहुत कम पैसे में, कुछ दुकानों में 50-50 पैसे में किराए पे भी मिला करती थी। जब हम नहीं ले सकते थे तो किराए पे भी लेते थे। विश्वा, बड़ी उल्लेखनीय बात आपने कही, विश्वा तब से और अभी तक छप रही है। विश्व हिंदी समिति की बड़ी अच्छी पहल, और अभी रमेश जोशी जी उसको निकाल रहे हैं सीकर में। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने जो। मैं ये भी जानना चाहूंगा मान्यवर कि ये जो पूरी यात्रा रही प्रकाशन के बारे में आपने बताया ये में कि 2 वर्ष का समय लगा, और निश्चित रूप से वो प्रकाशन विभाग हो, MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, या शिक्षा मंत्रालय का NBT, बहुत प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस है। इनका आप ये जो पूरी प्रक्रिया है, आपने बहुत सारा अध्ययन इस दिशा में किया। कुछ 2-4 देश ऐसे मैं जानना चाहूंगा थोड़ा विस्तार से, जहां पर आपको लगता है कि हिंदी की जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो ज्यादा निकली, और कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां उन देशों की रही। इन पूरे 127 देशों में से 2-4 खास बारे में। जी जी, मैं सबसे पहले तो 2 आपको देशों का उल्लेख करना चाहूंगा जहां हिंदी पत्रकारिता सबसे अधिक रही। वो है मॉरिशस और फिजी। आप देख रहे हैं कि मॉरिशस में महात्मा गांधी जब मॉरिशस गए थे, तो एक तरह से गए तो क्या थे, जब उनका जहाज खराब हो गया था लंदन से भारत होते हुए, तो उन्हें वहां पर मॉरिशस में 1 सप्ताह रुकना पड़ा था। तो वहां पर जब उन्होंने भारतीयों की स्थिति देखी कि भारतीयों की स्थिति बहुत खराब है, तो उन्होंने, आप जानते हैं कि मणिलाल डॉक्टर को, गुजरात जो बड़ौदा थे, उन्होंने उसको मॉरिशस भेजा कि आप भारतीयों के उत्थान के लिए काम करें। तब उन्होंने 1909 में सबसे पहले मॉरिशस में हिंदुस्तानी समाचार पत्र शुरू किया। उसमें शुरू में उन्होंने वो शुरू किया अंग्रेजी और गुजराती में, लेकिन उनको लगा कि खाली अंग्रेजी गुजराती से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने उसमें हिंदी भी रखा। तो 1909 से जो पत्रकारिता की शुरुआत मॉरिशस में हुई, तो आज समझ लीजिए कि उसके बाद जो सिलसिला चला, उसमें 50 से अधिक पत्र पत्रिकाएं मॉरिशस से प्रकाशित हुई। और उसमें आप देखिए, द्विसाप्ताहिक पत्र भी थे, उसमें साप्ताहिक पत्र भी थे, दैनिक पत्र भी थे, निकाले थे। तो इस प्रकार मॉरिशस का योगदान सबसे अधिक रहा। और इसके साथ ही फिजी का भी, वही मणिलाल डॉक्टर को जब वो 1913 में जब वहां गए, उनको वहां की मांग आई फिर मॉरिशस से गांधी जी के पास कि आप हमारे यहाँ भी कोई ऐसा व्यक्ति भेजिए। तो वही डॉक्टर मणिलाल को फिजी भी भेजा गया। अब फिजी भी जाने के बाद उन्होंने क्या किया, फिजी में जाने के बाद वहां पर उन्होंने सेटलर पत्र निकाला। साइक्लोस्टाइल निकलता था, सेटलर पत्र में हिंदी को रखा गया। तो फिजी में भी समाचार पत्र वही, कम से कम बहुत बड़ी संख्या में समाचार पत्र पत्रिकाएं निकले। और इन पत्र पत्रिकाओं में वहां पर आर्य समाज का बड़ा योगदान रहा। आर्य समाज ने मॉरिशस में भी कार्य किया, पत्र पत्रिकाएं निकाले, वही कार्य आर्य समाज ने फिजी में भी किया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि फिजी से एक समाचार पत्र निकला, शांतिदूत। शांतिदूत की शुरुआत 1935 में हुई, और वो समाचार पत्र 85 वर्ष तक प्रकाशित हुआ। आप बताइए, वो अभी बंद हुआ है 2020 में। तो 1935 से लगाकर 2020 तक और वो शांतिदूत समाचार पत्र साप्ताहिक निकलता था। कम से कम उसमें 16 से 20 पेज। जब मैं फिजी गया तो उसके दफ्तर में गया जब वो चालू था। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि शांतिदूत का जो दीपावली विशेषांक निकलता था वो 100 पेज से कम नहीं होता था। मेरे पास 2 दीपावली विशेषांक हैं जिनकी संख्या 100 से अधिक पृष्ठ है। उस शांतिदूत समाचार पत्र में फिजी के पड़ोसी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां की रचनाएं भी छपती थी, वहां के लोग भी उसमें छपते थे। और उसके दीपावली विशेषांक में उसको इतने विज्ञापन मिल जाते थे कि उसका प्रकाशन का खर्च साल भर चलता था। एक और बताना चाहता हूं आपको बात कि फिजी में एक अंग्रेजी समाचार पत्र का ग्रुप है जी, फिजी में। तो वो फिजी का अंग्रेजी समाचार पत्र का ग्रुप दीपावली विशेषांक हिंदी में निकालता था। वो विशेषांक भी मेरे पास है। मतलब समाचार पत्र अंग्रेजी का है, साल भर अंग्रेजी में प्रकाशन कर रहा है, लेकिन दीपावली पे विशेषांक हिंदी में निकाल रहा है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर इतने बड़े अगर भारतीय, प्रवासी भारतीय हैं या अब तो वहाँ की फिजियन मूल के लोग हो गए, तो उन तक पहुंचने के लिए मुझे हिंदी में दीपावली जैसा पर्व है, भारतीय संस्कृति का पर्व है, तो उसने वो विशेषांक, वो भी मेरे पास है। तो इस प्रकार ये जो दोनों देश हैं, इनमें समाचार पत्रों बहुत बहुतायत से निकले।
लेकिन अब आज की तारीख में वहां पर बहुत ये फिजी में तो अब कोई समाचार पत्र नहीं निकल रहा है, एक दो, लेकिन मॉरिशस में जरूर अभी समाचार पत्र तो एक मॉरिशस सरकार का निकलता है, लेकिन पत्र पत्रिकाएं वहां पर महात्मा गांधी संस्थान से आप देखते हैं कि वसंत पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है, रिमझिम पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है, कुछ 2-3 पत्रिकाओं का और प्रकाशन हो रहा है। ये प्रमुख 2 देश रहे हैं जो जिनका हिंदी की पत्रकारिता में बहुत योगदान रहा। उसके बाद कुछ और देश हैं। एक और अद्भुत पत्रिका का जिक्र करना चाहूंगा जो जापान से निकली थी। अब आपको जानकर आज जापान से जो पत्रिका ज्वालामुखी निकली, उसे सिर्फ जापानी लोग निकालते थे, वो कोई भारतीय नहीं था। उन जापानियों ने ये कहा कि हम चूंकि आपको ये बताना चाहते हैं कि हम हिंदी में कितना मूल रूप से लिखते हैं, वो आपको हम बताना चाहते हैं। तो वो ज्वालामुखी पत्रिका 1980 में निकली, उसके 8 अंक ही निकल पाए और अभी अभी वो 8 अंकों की पूरी सामग्री पुस्तक के रूप में भी आ गई है। तो इस प्रकार ये कुछ देश हैं खासकर जिनका पत्र पत्रकारिता में बराबर। और अब तो आप जानते हैं कि अभी अमेरिका से भी कुछ पत्रिकाएं निकल रही हैं। आप जानते हैं विश्वा निकल रही है, हिंदी जगत भी निकल रही है। अच्छा, अभी तो ये दौर जो है, अब आप जानते हैं कि वो पत्रिकाएं छपने वाली तो बंद हो गई, अब तो ऑनलाइन पत्रिकाओं का कई देशों से बहुत अच्छी हिंदी की पत्रिकाएं निकल रही है। जी। एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने बताया कि जो गिरमिटिया देश, उनमें भी खासतौर पे मॉरिशस और फिजी का आपने उल्लेख किया, डॉक्टर जो मणिलाल हैं उनका आपने उल्लेख किया। ऐसी क्या वजह रही कि बाकी देशों में या गिरमिटिया देशों में ही बात करें, चाहे सूरीनाम की, त्रिनिदाद की, तो वहां पर ऐसी क्या वजह रही कि हिंदी के अखबार या पत्रिकाएं उतना नहीं प्रकाशित हुई या उतनी सफलता नहीं मिली? देखिए, उसका कारण ये भी रहा कि इन देशों में जो प्रवासी भारतीय, उनकी संख्या काफी अधिक थी। अगर आप एक तुलनात्मक आप देखेंगे ना मॉरिशस और फिजी को, तो यहाँ पर प्रवासी भारतीयों की संख्या काफी अधिक थी, जबकि गयाना ट्रिनिडाद में वो संख्या कम थी और सूरीनाम में उतनी नहीं थी। और आपको पता होगा कि सूरीनाम के बहुत सारे लोग तो समस्या होने के कारण नीदरलैंड चले गए थे, बहुत बड़ी संख्या में आप देखेंगे सूरीनाम के लोग, जहां पर उन्होंने एक सरनामी भाषा चल गई। तो इस प्रकार ये भी मुख्य कारण रहा वहां पर। दूसरा एक और कारण रहा कि देखिए, इन दोनों देशों में खासकर जो लोग गए थे, जब हम हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं तो इन दोनों देशों में जो हिंदी भाषी राज्य है उनसे लोग ज्यादा गए थे। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग उसमें सबसे ज्यादा गए। तो वहां पर आप जानते हैं, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई कि वो अपने साथ ग्रंथ लेकर गए थे, रामायण वगैरह लेकर गए थे, उन्हें ज्यादा आती भी नहीं थी। उसके बाद हिंदी के प्रशिक्षण का काम बैठकाओं के माध्यम से हुआ। शाम को अभी भी वहां पर मॉरिशस में आज भी बैठकाएं लगती है हिंदी के लिए। तो उसके बाद ये भी मुख्य कारण रहे उसके। बैठकाएं भी हैं और अभी सोमदत्त जी को मैं देख रहा था, हमारे से जुड़े हैं। वो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। जी 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 जी। और हर तरीके से जो है पढ़ाई जा रही है। और अच्छी बात है कि वहां से बहुत से लोग हिंदी पढ़ने भारत भी आ रहे हैं। हाँ, वो तो आप जानते हैं, हमारा जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है उसमें तो कम से कम 30-35 देशों के लोग आते हैं हिंदी पढ़ने, क्योंकि उनको भारत सरकार की ओर से हमारा जो ICCR है वो हर देश की उन्होंने एक तरह से सीटों का आवंटन कर रखा है। किसी देश से 2 आएंगे तो वो भी कम से कम वहां पर 90 से 100 विद्यार्थी 30-35 देशों के आते हैं। जी जी जी। नहीं, दोनों बातें हैं। भारत की सरकार जो है यहाँ भी प्रोत्साहित कर रही है और मॉरिशस जैसे देश में हिंदी के प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, चाहे वो विश्व हिंदी सचिवालय को हो, MGI को हो या बाकी संस्थाओं को हो। हिंदी के प्रोत्साहन के लिए सरकारी स्तर पर भी काफी प्रयास किया जा रहा है। मेरी अगली जिज्ञासा मान्यवर ये है, बहुत सारी बातें तो हमने की अभी कि जो ये पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार है, पत्र पत्रिकाएं का प्रकाशन हो रहा है, इन सारी चीजों में भारत सरकार के द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा जो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, उनकी क्या भूमिका है, किस तरह से? मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती है वो हिंदी की संस्थाओं द्वारा निकाली जाती है, लेकिन हमारे बहुत सारे दूतावास भी पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं। एक तरह से वो भारत सरकार का योगदान है। तो यदि आप देखें तो नेपाल का दूतावास निकालता है, ब्रिटेन का दूतावास निकालता है, यहाँ तक कि श्रीलंका का दूतावास निकलता है। मेरे पास वो सब पत्रिकाएं, यहाँ तक कि हमारा अभी मेरे पास बांग्लादेश में किस तरह
तो इस प्रकार ये जो दूतावास से पत्रिका निकलती है वो भारत सरकार का योगदान है। लेकिन हमारी मुख्य योगदान तो हमारी जो हिंदी की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का योगदान है जो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अब धीरे धीरे प्रवासी भारतीयों की संख्या कितनी बढ़ गई है। किसी समय अमेरिका में 12,000 केवल प्रवासी थे, आज 38 लाख से ज्यादा हैं। वो कितने बढ़े। तो उसके बाद वो जो लोग गए हैं उन लोगों ने अपनी संस्थाएं बनाई हैं। आप देखिए अमेरिका में हिंदी की संस्थाएं हैं, आप यदि ब्रिटेन को देखें तो वहां पर यूके हिंदी समिति, अलग अलग वातायन, कितनी संस्थाएं हैं, बर्मिंघम में है। अगर आप नीदरलैंड को देखें तो ये जो संस्थाएं हैं इनका योगदान उसमें ज्यादा है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो पत्र पत्रिकाओं को योगदान देती है। आपने देखा होगा नॉर्वे से स्पाइल दर्पण निकलता है, तो वहां की सरकार उस हिंदी पत्रिका को, चूंकि वो हिंदी और नॉर्वेजियन दोनों भाषा में प्रकाश होती है, तो उस पत्रिका को नॉर्वे सरकार की सहायता भी मिलती है, वित्तीय सहायता मिलती है। ये एक विशिष्ट बात है। मेरी सुरेश शुक्ल जी से बात हो रही थी। तो इस प्रकार ये अलग अलग तरह के योगदान से पूरी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। और अब तो आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन या डिजिटल पत्रकारिता का दौर आ गया है। आपने देखा होगा हमारे न्यूजीलैंड से भाई हैं रोहित कुमार हैप्पी, उन्होंने भारत दर्शन पत्रिका निकाली और उनका तो ये भी कहना है कि ये, और वास्तव में इंटरनेट की वो पहली पत्रिका है। बहुत कितनी अच्छी पत्रिकाएं निकाली। मैं अमेरिका से देख रहा हूँ कि सेतु पत्रिका निकलती है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में निकलती है। आप इस प्रकार ये अलग अलग देशों से हमारे हिंदी के बहुत सारे लोग, अगर आप देखें कनाडा से जो पत्रिका निकल रही है या सिंगापुर से निकल रही है, बड़ी अच्छी स्तरीय पत्रिकाएं निकल रही है। जी जी जी। एक और मैं सरकारी प्रयास के बारे में आपसे टिप्पणी चाहूँगा। हमारे जो भारतवंशी हैं वो विश्व के करीब 125 देशों में हैं और 5-6 देश ऐसे हैं जहाँ पे हमारे जो हिंदी के दूत हैं, हिंदी और संस्कृति के अधिकारी या अताशे 5-6 जो देश हैं, फिजी है, मॉरिशस है, त्रिनिदाद है, नेपाल है, 1-2 देश और ब्रिटेन है। तो इनका किस तरीके से योगदान आप देखते हैं वहाँ की जो पत्रकारिता है उसको आगे बढ़ाने में, हमारे जो अपने देखिए? लोग? हाँ, नहीं, ये संख्या तो 5-6 से भी काफी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो हमारे कई जैसे में अभी, और खासकर ये अताशे के अलावा वहाँ के जो हमारे सांस्कृतिक केंद्र बने हैं, ICCR, हाँ बिल्कुल। जैसे हमारे सांस्कृतिक केंद्र जो बने हैं, कई जगह विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र है, कहीं पर जैसे मैं अभी उज्बेकिस्तान गया तो वहां पर लाल बहादुर शास्त्री केंद्र है। तो वहां पर जो हमारे हिंदी अताशे हैं तो उनके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। वहां पर हिंदी भारतीय संस्कृति को उन्नत करने के लिए प्रयास करना, और उसमें हिंदी भाषा भी है। तो वो एक तो वो दूतावास से पत्रिका निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां के वो रचनाकारों को प्रोत्साहित भी करते हैं। देखिए पत्र पत्रिकाओं का आखिर उद्देश्य क्या है? एक तो एक आपने संवाद स्थापित करना, वहां पर हमारी जो रचनात्मकता है उसको सामने लाना, और एक प्रमुख उद्देश्य भी है कि भाई देखिए भाषा तो वो जिंदा रहती है जिसको हमारी नई पीढ़ी अंगीकार करे। तो उन लोगों को ऐसे हमारे युवा, देखिए कई युवा भी सामने आ रहे हैं, तो ये लोग उसमें सहयोग करने की कोशिश करते हैं। और दूतावास के माध्यम से जो कई देशों में पत्रिकाएं निकल रही है उसके माध्यम से भी वो योगदान देते हैं। योगदान तो रहता ही है, कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है, लेकिन उनका प्रयास रहता है। और ये कुल मिलाकर वहाँ की स्थितियों पर भी निर्भर करता है। आप देखें वहाँ की स्थितियों पर भी निर्भर करता है। जैसे अब मैं आपको बता दूं कि किसी समय त्रिनिदाद टैगोर से पत्रिकाएं निकलती थी। आप देखेंगे हरिशंकर आदेश थे जिनका आदेश आश्रम था, वहां से ज्योति पत्रिका निकलती थी, वहां पर हिंदी निधीश्वर निकलता था। लेकिन अब वहां पर आप देखेंगे कि अब वहां पर हमारे दूतावास में भी हैं संस्कृति अधिकारी हैं, अभी गए हैं, मैंने देखा उनसे, लेकिन अब वहां पर कोई पत्रिका नहीं निकल पा रही है। तो वहाँ की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। जी एक और बात आपने अभी पिछली बातचीत के दौरान कही कि जो डिजिटल मीडिया है इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है और बहुत सी पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं। जो पहले मुद्रित रूप से आती थी, पुरवाई का ही उदाहरण लें, पहले मुद्रित रूप से, मुद्रण की अपनी कुछ समस्याएं भी होती हैं। तो ये जो डिजिटल दुनिया है पूरी, अलग अलग भाषा में लोग, एकेडमिक लोग इसको न्यू मीडिया भी कहते हैं, या जो डिजिटल मीडिया है, इसने जो प्रवासी जो भारतीय हैं या भारतवंशी रह रहे हैं बाहर, उनके द्वारा की जाने वाली हिंदी पत्रकारिता के लिए किस तरह की चुनौतियां और अवसर पैदा की हैं, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा मान्यवर। देखिए चुनौतियां तो उन्होंने, वो जो चुनौती थी
कि भाई प्रिंटिंग की लागत कहाँ से लाएं, वो सबको उन्होंने उस चुनौती के लिए ये जो न्यू मीडिया इसको अपनाया है। दूसरा, इसके माध्यम से यूं कहा जाए कि रचनात्मकता बहुत बढ़ी है। अब आप, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका इतना बड़ा देश है, तो कम से कम अब जो आपकी जो ऑनलाइन पत्रिका है उनको, उनकी पहुंच कितनी बढ़ गई, पूरी वैश्विक पहुंच हो गई। अब आप देखिए, अगर कनाडा से पत्रिका निकल रही है तो उसमें नीदरलैंड का व्यक्ति भी छप रहा है, न्यूजीलैंड का भी छप रहा है। तो इससे एक बड़ी, एक अच्छी, जिसको कहना चाहिए कि एक रचनात्मक क्रांति या एक रचनात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ी है और लोगों को बहुत इससे प्रोत्साहन मिला है। तो मैं तो इसकी प्रशंसा करूंगा कि इसके माध्यम से हिंदी में नए लेखकों को अवसर मिल रहा है, हिंदी का लेखन बहुत लगातार लोग सक्रिय हुए हैं। और खासकर एक जो परेशानी थी लागत वाली की, भाई आखिर पत्रिका निकले तो उसको कौन, उसको किस तरह उसका भार वहन किया जाएगा, तो इसलिए कि ये बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी पहल इस क्षेत्र में हुई है। और आप देख रहे हैं कि मैं देखता हूँ उसमें कई बार बहुत अच्छी हमें स्तरीय सामग्री देखने को मिलती है। और खासकर जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ पर एक कि अब तो सारा विश्व एक ग्राम हो गया है, तो वो वाली एक भावना, वसुदेव कुटुंबकम की भावना, और सारे, और भारत के लोग भी उसमें प्रकाशित हो रहे हैं, दूसरे जो हमारे अच्छे लेखक हैं वो भी, तो उससे भी एक प्रेरणा लोगों को मिलती है कि किस तरह की हमारी रचनाएं सामने आना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात कही मान्यवर आपने। मैं एक और चीज जानना, ये भी जोड़ना चाहूंगा इसमें, आप ही की बात को थोड़ा सा विस्तार देते हुए, कि लेखकों को भी अवसर मिला और पत्रिकाओं की पहुंच, दोनों दो तरफा ये तो लाभ हुआ ही। एक इससे भी जो बड़ा लाभ हो, जो मुझे नजर आता है, क्योंकि मैं भी 7-8 वर्षों से कुछ पत्रिकाएं चला रहा हूँ, जी जी। तो एक जो आपसी संवाद है डिजिटल मीडिया में, वो संभव हो पाया, जो कि मुद्रित जो जगत था या अभी भी है उसमें वो संभव नहीं है। चाहे वो लेखक का पाठक के साथ हो, पाठकों का पाठक के साथ हो, या लेखकों का लेखक के साथ हो, ये जो बहुतरफा जो संवाद स्थापित हुआ, ये डिजिटल मीडिया के कारण हो पाया। पहले ये संभव नहीं था, हमारे लिए बिल्कुल संभव नहीं होता था, या झंझट भी बहुत होते थे। मैंने मान लीजिए आपकी पुस्तक पढ़ी जो मेरे पास है अभी, 27 देशों की हिंदी पत्रकारिता। अब मुझे बहुत सी चीजें इसमें अच्छी लगी, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे उसके बारे में बात करूं। पहले ये था कि मैं जाऊंगा, अंतर्देशीय पत्र लूंगा या पोस्ट कार्ड लूंगा तब लिखूंगा। अब इतना आसान है कि मैंने जहां कहीं भी आपकी पोस्ट पढ़ी, चाहे वो फेसबुक पे पढ़ी, ट्विटर पे पढ़ी, लिंक्डइन पे, या बहुत सारे जो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वेब पत्रिकाएं हैं, कहीं भी उसके बारे में पढ़ा, वहीं तुरंत जैसे ही मन में आया वैसे ही मैं तुरंत उसके बारे में कह सकता हूँ। ये एक सुविधा और अच्छी हुई है, जो मैं थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा था। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मतलब इस विषय में मेरा जो अध्ययन रहा या रुचि रही 2007-8 के आसपास से रही, और इतनी ज्यादा रही कि मैंने फिर पीएचडी का जो मेरा विषय है वो यही रखा। मैंने न्यू मीडिया में हिंदी साहित्य की उभरती प्रवृत्तियां विषय पर काम किया, और बहुत लंबा समय मिला क्योंकि कॉपी पेस्ट करने जैसी कोई सुविधा थी नहीं, एकदम नया विषय था। तो और काफी कुछ सीखने को मिला। आपने जितनी पत्रिकाओं की बात की, जो पहली पत्रिका मानी जाती है भारत दर्शन, चाहे रोहित जी की हो या कुछ और जो अच्छी वेब पत्रिकाएं हैं, मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, जो है भारत सरकार के विश्वविद्यालय की हिंदी समय एक जो वेबसाइट है वर्धा विश्वविद्यालय की, या कविता ललित जी निकालते हैं, वो प्रकाशित करते हैं, या वेब पत्रिकाओं में रेखता जो है तकनीकी दृष्टि से सबसे उन्नत मुझे वेबसाइट लगती है वेब पत्रिकाओं में, क्योंकि वहां पर एक ही तरह की सामग्री 3-4 अलग अलग लिपियों में मिल जाती है, उनके उच्चारण मिल जाते हैं। ये सारी सुविधाएं जो है उन्होंने तकनीकी रूप से बेहतर की है, जो मुझे मेरे अध्ययन के दौरान चीजें पता चली। इसी से मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ये जो डिजिटल पत्रकारिता है, आपको क्या लगता है कि इसने मुद्रित पत्रिकाओं के लिए किस तरह की चुनौतियां पैदा की हैं, या साथ साथ कुछ अवसर पैदा किए मुद्रित पत्रिकाओं और पत्रों के लिए? नहीं, निश्चित रूप से मुद्रित पत्रिकाओं के लिए तो चुनौती स्थापित की है, क्योंकि कई बार हम जैसे जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो अभी भी किताब को पढ़कर जो प्रिंटेड है, जो मुद्रित पत्रिका, उसी को उसमें पढ़ने में आनंद आता है। लेकिन आप जानते हैं कि जब मैं वैश्विक पत्रकारिता की बात करता हूँ, अब आप देखिए एक अमेरिका में अगर पत्रिका केवल छप रही है
तो उसको भारत में भेजना भी कितना मुश्किल होता है, उसका जो बिल्कुल जो डाक का प्रभार है। तो इसलिए ये चुनौती तो मुद्रित पत्रिकाओं के सामने बहुत बड़ी थी। लेकिन अब आप जानते हैं कि वो एक तरह से मुद्रित पत्रिकाओं का युग धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, खासकर ये जो वैश्विक पत्रकारिता है, क्योंकि लेकिन उनका महत्व भी बना तो रहेगा, उनके लिए चुनौती तो स्थापित हो गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि वो जो जिस प्रकार का समर्पण था भाषा के प्रति कि भाई जिस प्रकार से युग बदला है, सारा डिजिटाइजेशन हो रहा है, डिजिटल युग इतना आ गया है, और खासकर जो सोशल मीडिया का प्रभाव आप देखते हैं इतना अधिक बढ़ गया है, तो वो तो प्रिंट मीडिया के लिए बहुत बड़ा चुनौती, खासकर मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, भारत के प्रिंट मीडिया के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैश्विक हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ। जी दोनों ही चीजें हैं। मैं भी थोड़ी सी बात जोड़ता चलूं। अभी हमने पुरवाई की बात की, तेजेंद्र शर्मा जी निकालते हैं, एक पुरानी पोस्ट मैंने कई साल पहले की उनसे पढ़ी, अभी बातचीत भी की थी पिछले हफ्ते हमने उनसे। तो आपने भी अभी जिक्र किया, जो मुद्रण से ज्यादा लागत है वो केवल डाक खर्च में चली जाती थी। मुद्रण में अगर एक प्रति की लागत 100 रुपए आ रही है तो पता चला विदेश भेजने में 500 रुपए का खर्चा आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा मामला था। तो इसमें एक अच्छा अवसर ये उपलब्ध हुआ है कि जो आसपास है, अगर हम मान लें अमेरिका में विद इन अमेरिका बांटना है तो वो डाक का इस्तेमाल कर लेते हैं अगर कोई मुद्रित भी निकल रही है। अदरवाइज साथ ही साथ उसका डिजिटल संस्करण भी आ गया। आप मध्य प्रदेश से हैं, सबसे पहला जो डिजिटल अखबार निकला नई दुनिया का ही वेब दुनिया के नाम से निकाला गया, वो भी हमने पढ़ा उसको पीएचडी के दौरान। तो ये दोनों चीजें एक साथ हुई, चुनौती तो रही, लेकिन जो नवाचार को अपनाते गए उन्होंने उस चुनौती को अवसर के रूप में लिया और साथ में डिजिटल रूप से भी आ गए। तो दोनों चीजें वो कर रहे हैं, मुद्रित भी निकाल रहे हैं और डिजिटल शुरू कर दिया उन्होंने। एक और मैं जानना चाहूंगा। हाँ, और इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारी जो विदेश की पत्रिकाएं उनका प्रकाशन तो भारत में हो रहा है। जी, अगर आप अमेरिका का अगर आप देखें, हिंदी जगत को देख लें या विश्वा को देख लें या और है, तो क्योंकि वो उसका वितरण भारत में सहज होता है, लागत भी कम होती है, ये भी एक कई दूसरे कारण भी है। खैर जी, अधिकांश देशों की जो पत्रिकाएं हैं उनका काम भारत में हो रहा है, कुछ प्रतियां वहां चली जाती हैं और बाकी तो ऑनलाइन रहता ही है। भारत के कुछ प्रकाशक हैं जो काम कर रहे हैं उसको। और एक और बात इसी से जुड़ी मान्यवर मैं जानना चाहूंगा कि डिजिटल मीडिया में साहित्य बहुत सारा आ रहा है। हम ये भी कहते हैं कि डिजिटल मीडिया ने लेखकों को, साहित्यकारों को, किसी भी विधा में जो लिखने वाले लोग हैं हिंदी में, उनको एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है। जो संपादकीय दखल था या अड़चन थी या बैरियर था, उससे मुक्ति दिलाई है, एक पहलू। दूसरा, क्या आप मानते हैं कि ये बैरियर ना होने से या फिल्टर ना होने से उसकी गुणवत्ता में भी कमी आई है? इस पर मैं टिप्पणी चाहूंगा, प्रवासी साहित्य के बारे में विशेष रूप से। देखिए, जहां तक हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो उसकी तुलना हम मतलब जो भारत के जो बड़े स्थापित लेखक हैं उनसे तो हम नहीं कर सकते। तो उसका कारण ये कि अभी अभी हमने जो हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में प्रवासी भारतीय शोध केंद्र है, जिसका मैं सलाहकार हूँ, हमने 16 देशों की रचनाएं छापी है। उसमें गद्य भी है, पद्य भी है, कथेतर भी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस कारण उनके जो स्तर या गुणवत्ता में कोई कमी आई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई बार इनके जो प्रकाशक हैं, जो इसके संपादन है, वो पूरे समर्पण के साथ लगे हुए हैं। तो इसलिए ये उस व्यक्ति का क्या ज्ञान का जो जिसको कहा जाए कि वो किस स्तर तक अपने को अपडेट रखता है और उसको किस प्रकार समाहित करता है, अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए वो प्रकाशन करता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उससे कोई गुणवत्ता विशेष रूप से प्रभावित हुई है। लेकिन ये देशवार निर्भर करता है कि वहां पर भाषा का कितना प्रचलन रहा है, वहां पर कितना स्तरीय साहित्य रहा है। तो कुल मिलाकर ये बात तो मुझे लगती है कि गुणवत्ता वैसे बहुत प्रभावित नहीं होती, लेकिन हर एक देश की स्थिति और वहां का स्तर अलग अलग है। जी, स्तर वाली बात मुझे बिल्कुल शुरुआत वाली आपकी अच्छी लगी कि जो भी हमारे देश के स्थापित लेखक हैं उनसे उनकी तुलना करना वो उचित नहीं होगा। और यही बात, बिल्कुल आपकी ही बात में अपने अलग अलग देशों के जो हमारे संपादक हैं उनको भी यही कहता हूँ कि उनकी तुलना किसी भी तरह से भारत से ना की जाए। हाँ, जहाँ जहाँ जरूरत है तो संपादकीय स्तर पर रचनाओं में काट छाट सुधार या जो भी संपादकीय दखल होता है उसको बेहतर बनाने के लिए वो हम करें।
हम बाल रचनाकारों के लिए अलग से कॉलम रख रहे हैं 17 साल तक के लिए, ताकि उन रचनाकारों का किसी भी तरीके से, ना अपने देश के लोगों से ना भारत के लोगों से किसी तरीके से कोई प्रतियोगिता नहीं हो, वो अलग रहे। और कंपेयर करना, बिल्कुल तुलना करना तो उचित है नहीं। ये बात से मैं बहुत सहमत हूँ और मैं व्यवहारिक रूप से भी इसको कार्यान्वित कर रहा हूँ। एक और चीज मान्यवर मैं जानना चाहूंगा, हिंदी पत्रकारिता की तो हमने बात की वैश्विक स्तर पे अलग अलग देशों में, हिंदी की जो बहुत सी बोलियां हैं, पश्चिम से लेके राजस्थानी, मेवाड़ी, मारवाड़ी से लेके फिर मध्य भारत की अगर हम देखें, उत्तराखंड की देखें, अपना जो मध्य प्रदेश के आसपास है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, बुंदेली है, बिहार की भोजपुरी, मैथिली, संथाली, इस तरह की जो बहुत सारी बोलियां हैं, क्या इन पर भी कुछ लिखा जा रहा है विदेशों में, इन भाषाओं में? देखिए, जहां पर इन भाषाओं का प्रभाव है, जैसे आप देखते हैं कि भोजपुरी का प्रभाव तो मॉरिशस में भी है। वो अब आपको मैंने देखा कि नेपाल में एक पत्र भोजपुरी में निकल रहा था, मेरे संग्रह में आया हो, मैंने उसको रखा है, तो उसका प्रभाव तो है। लेकिन और इसके अलावा यदि आपको मैं एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो फिजी से शांतिदूत निकलता था, उसमें इन भाषाओं का, जैसे आपको बता दूं कि शायद आपको भी इस बारे में जानकारी होगी कि वहां पर इन भाषाओं के प्रभाव में भाषा के अलग अलग स्वरूप विकसित हो गए। जैसे फिजी में फिजी बाद बन गया, अगर आप देखें। अगर आप सुरीनाम को देखें तो वहां सरनामी भाषा आ गई। अगर आप दक्षिण अफ्रीका को देखें तो वहां पर नेताली शुरू हो गई। तो ये उनका प्रभाव रहा है। तो लेकिन मुझे विशेष सामग्री इस बारे में वहां पर किसी ऐसी दिखाई नहीं देती। लेकिन कुछ कॉलम जैसे शांतिदूत निकलता था तो उसमें फिजी बात में सामग्री प्रकाशित होती थी और उसमें कहीं ना कहीं वो भोजपुरी का मिश्रण जरूर होता था। लेकिन अन्य भाषाओं का मुझे वहां पर कोई बहुत प्रभाव, या कोई अन्य भाषा में अगर कोई ऐसा निकला हो तो उसके बारे में मुझे संभवतः जानकारी भी नहीं। मैं देख रहा हूँ कि मॉरिशस से मीडिया में कि वरिष्ठ पेशेवर शशि दुकन जी जुड़ी हैं। मैं आपके बाद में उनसे भी बात करना चाहूंगा 2 मिनट इस पर। क्या उनको कुछ जानकारी है? क्योंकि आप मुझसे 55 में, मेरा समय तो 50 मिनट था, 55 मिनट तो हो चुके हैं। नमस्कार। अरे शशि, तो नमस्ते शशि जी, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं बता दूं आपको शैलेश जी, अभी जब हमारा विश्व रंग मॉरिशस में हुआ तो उसमें शशि जी का बड़ा योगदान था। शशि जी मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में इतनी सक्रिय थी कि उन्होंने हमारे विश्व रंग का जो प्रचार प्रसार है मॉरिशस के माध्यम से पूरे विश्व में कर दिया। तो स्वागत है शशि जी। नहीं, तो प्रश्न और भी बहुत से हैं, लेकिन हम एक कार्यक्रम फिर से आपके साथ करेंगे क्योंकि समय हो गया है। हमने 6:05 पे शुरू किया और 55 मिनट हो चुके हैं। हमने बहुत सारी बातें जो हैं आपसे प्रश्नों के माध्यम से जानी और आपके काम को जाना। बैंकिंग से लेके, बैंकिंग के पहले से ही आप इंदौर के समाचार पत्रों में छप रहे थे। उसके बाद आपने बैंकिंग की सेवा में रहते रहते पूरे जो विश्व की अलग अलग देशों की जो पत्रकारिता है, हिंदी पत्रकारिता, उनकी पत्र पत्रिकाओं की प्रतियां एकत्रित की, बहुत सारे उसके जो है प्रदर्शनियां आयोजित की, पुस्तक भी आई और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैं इसको धीरे धीरे आराम से पढ़ रहा हूँ, आपसे चर्चा भी इस बारे में होती है। हम और भी श्रोताओं के कुछ प्रश्न हो तो आप ले सकते हैं। जरूर। मैं चाहूंगा कि कोई भी साथी जो अगर सीधे प्रश्न बिना किसी भूमिका के अगर प्रश्न आपके हों इस विषय से संबंधित मान्यवर कर्नावट जी से, तो आपका स्वागत है। अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। शैलेश जी, अभी उसमें एक पत्रिकाएं और जुड़ भी रही है पुस्तक आने के बाद भी। मैंने देखा कि अभी साइप्रस से हिंदी पत्रिका निकल रही थी जी। तो अभी ये जो काम है शोधकारी अभी भी लगातार जारी है। जैसे अभी मुझे ये ट्रिनिडाद से कोहिनूर अखबार मिल गया 1898 का, तो मेरे लिए तो बड़ा ऐतिहासिक बात है कि मेरे पास सामग्री 1903 से थी, अब वो सामग्री 1898 से हो गई। जी। तो अगला संस्करण जल्दी ही हम लोग देखेंगे कि आएगा। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मैं पुनः जो है मान्यवर डॉक्टर कर्नावट
जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, उनकी वैश्विक स्तर पे बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारा प्रशासनिक कार्य, बहुत सारा शोध कार्य, लेखन कार्य रहता है, उसके बावजूद इस बातचीत के लिए समय निकाला। और क्योंकि बहुत सी बातचीत अभी जो है वो छूट गई, मैं उनसे निवेदन करूंगा से कभी। हरदीप कौर जी कुछ, शैलेश जी, हरदीप कौर जी कुछ शायद पूछना चाहते हैं। उनका हाथ खड़ा हुआ। बिल्कुल, स्वागत है हरदीप जी आपका। हरदीप जी खालसा कॉलेज में दिल्ली में पढ़ाते हैं। स्वागत है हरदीप जी आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर का बहुत अच्छा व्याख्यान था, बहुत ही ज्ञानवर्धक था। सर मेरा ये प्रश्न है कि आपने गदर आंदोलन की जो बात कही, तो हमें हिंदी साहित्य में जो गदर आंदोलन है वो कहाँ नजर आता है, कहाँ कहाँ पर नजर आता है? आप फिर से, आपकी आवाज जरा स्पष्ट नहीं थी शैलेश जी, आपने सुना पूरा? मैं सुन नहीं पाया पूरी तरह, फिर से आप दोहराएंगे जरा आवाज? बाकी साथी जो है ना माइक बंद कर ले ताकि हम जो बोल रहे हैं उनकी आवाज ठीक से सुन पाए। हरदीप जी आप प्लीज फिर से पूछें। सर मेरा ये प्रश्न था कि सर ने अभी गदर आंदोलन के बारे में हमें बताया, तो जो गदर आंदोलन है वो हमें हिंदी साहित्य में नजर आता है? ये मुझे ये तो नहीं बता सकता हूँ कि गदर आंदोलन हिंदी साहित्य में आता या नहीं आता, लेकिन वो प्रवासी साहित्य में अवश्य आना चाहिए। उसका कारण क्या है कि गदर आंदोलन के दौरान जो रचनाएं हुई, आप देखिए देशभक्ति की कितनी रचनाएं उसमें शामिल की गई हैं। तो ये अब तो आपको प्रवासी साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा, और यदि नहीं आता है तो उसे शामिल करना चाहिए कि भाई हम उसको। दूसरा, एक बार और जब बात ये आई थी प्रवासी साहित्य की, तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप खाली आज के रचनाकारों की नहीं, उस समय की पत्र पत्रिकाओं में जो लेख छपते थे, मैं तो उससे भी एक प्रवासी साहित्य मानता हूँ। क्योंकि जैसे अगर आप चाहें, जब शशि जी यहाँ पर हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो मॉरिशस में मणिलाल डॉक्टर जी ने हिंदुस्तानी अखबार निकाला था, तो उसमें पहली रचना जो छपी थी होली पर थी, उसे पहली रचना माना जाता है। तो इस प्रकार ये अब आपका जो अब जो लोग हैं वो, क्योंकि उन्होंने वो पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने तो अभी जो प्रवासी साहित्य आ रहा है पिछले 30-40 साल में, चाहे वो अमेरिका से आ रहा हो, ब्रिटेन से आ रहा हो, मॉरिशस से आ रहा हो, उसको मान लिया। तो अब ये हमको पहल करना पड़ेगी कि उसको हम प्रवासी साहित्य का एक, मतलब उसका परीक्षण करने के बाद उसको हम प्रवासी साहित्य में शामिल करें। जी, एक प्रश्न, मणिलाल कर्नावत जी ने बिल्कुल सही कहा कि उनकी पहली जो रचना थी वो होली पर ही थी, और जो पहली पत्रिका मॉरिशस में निकली वो दुर्गा थी, हस्तलिखित, वो भी हस्तलिखित पत्रिका थी दुर्गा। उसमें जो हमारे लोग, स्थानीय लोग जो थे, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे कविता के रूप में। तो वो उसमें उनका जो गदर था वो था, उसमें है, नहीं कह सकते, वो भी हमारे इसमें पत्र पत्रिकाओं में आपको देखने को मिल जाता है। जो पत्रिकाएं पहली, फिर जमाना थी, दुर्गा थी, ये सब पत्रिकाएं बहुत पहले की पत्रिकाएं हैं जो निकली। लेकिन अब सिर्फ एक आर्य उदय रह गई है, आर्य सभा से जो निकलती है। एक तो उसका वहन करना मुश्किल होता है, फिर श्रोताओं की कमी होती है पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा तकलीफें होती हैं उसके लिए। लेकिन अभी भी महात्मा गांधी संस्थान से भी पत्रिकाएं निकलती हैं। और मैंने बताया वसंत निकल रही है। मैं अभी आपके यहाँ तो एक साल में मेरा 4 बार आना हो गया। ओम प्रकाश जी पूछना चाहते हैं? जी, मैं डॉक्टर कर्नावत जी को प्रणाम करता हूं। उनकी जानकारी बहुत रुचिकर और महत्वपूर्ण रही। मैं केवल एक प्रश्न जानना चाहता हूं। हालांकि मैंने शिक्षण ओमान में किया है, मस्कट में रहा हूं मैं 22 साल, और वहां पर हिंदी के प्रति जो लोगों की रुचि है मैंने देखी, और मैंने वहां शिक्षण किया। मैं हिंदी और संस्कृत का ही विद्यार्थी हूँ, और मेरी जिज्ञासा ऑस्ट्रेलिया में हिंदी की पत्रकारिता की क्या स्थिति है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे तो आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। जी ओम प्रकाश जी, ऑस्ट्रेलिया में स्थिति पहले बहुत अच्छी थी। यदि आपको याद हो तो वहां से एक देवनागरी पत्रिका निकली, जी जी, है ना, वो देवनागरी पत्रिका निकली। उसके बाद मैंने ये बताया आपको कि वहां से चेतना पत्रिका निकलती थी ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर वो हमारी सक्सेना मैडम निकलती थी। दूसरे बाद ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बढ़िया बात ये थी कि लगभग 20 साल तक परशुराम महाराज ने हिंदी समाचार पत्रिका निकाली, 20 साल तक निकली, और वो हिंदी समाचार पत्रिका 24 पेज से ज्यादा निकलती थी। और मुझे उसमें एक बड़ी बात ये अच्छी लगती थी कि उसमें विज्ञापन, आपके ऑस्ट्रेलिया एयरवेज के विज्ञापन भी हिंदी में छपते थे। मेरे पास उसके कई अंक उपलब्ध है।
लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया से निकल रही है वो ऑनलाइन पत्रिकाएं निकल रही है, जैसे ऑस्ट्रेलियांचल निकलती है, एक दो पत्रिकाएं ऑनलाइन निकल रही है, लेकिन मुद्रित पत्रिका तो अभी वहां पर कोई नहीं निकल रही है। जी जी, जो मेरी जी, वहां पर एक हिंदी पुष्प जरूर एक निकलता था, जिसमें हमारे 2 पृष्ठ हिंदी के अभी भी छपते हैं। एक वहां का जो अंग्रेजी अखबार है, साउथ एशिया टाइम्स है आपका अखबार ऑस्ट्रेलिया का, उसमें 2 पृष्ठ हिंदी पुष्प के नाम से अभी भी प्रकाशित होते हैं। हमारे श्रीवास्तव जी ने उसकी शुरुआत की थी, वो 2 पृष्ठ हिंदी में निकलते हैं, प्रिंटेड साउथ एशिया टाइम्स में। जी धन्यवाद। मैं इतना जान सकता हूँ आपसे कैसे संपर्क किया जाए, और श्रीवास्तव जी के बारे में मुझे जानकारी मिलेगी तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया सिडनी में है और मैं अक्सर वहाँ साल में एक आध बार जाता रहता हूँ। अभी मैं जनवरी में गया था, तो मैं अगर किसी से संपर्क कर सकूं, और क्योंकि हिंदी भाषा शिक्षण में मेरी रुचि है और मैं लोगों को निःशुल्क भी पढ़ाना चाहता हूं, जो चाहे इच्छा रखे और मैं उनको अपना निःशुल्क भी ऑफलाइन भी पढ़ा सकता हूं, ऑनलाइन भी, क्योंकि मैंने एक इटालियन को मस्कट में 2 साल, वो भाषा से बड़ा रुचि रखते थे, उनको पढ़ाया और वो 2 साल में बोलना सीख गए, मेरे साथ संवाद करते थे हिंदी में। लिखना तो नहीं आ पाया उनको, पर बात करना और मेरा निवेदन है हम थोड़ा विषय पर सीमित रहें, तो हम इसको कार्यक्रम आप शैलेश जी से मेरा फोन नंबर चाहे तो शैलेश जी से ले लीजिएगा, या मैं आपको बता दूं। ठीक जी, मैं दे दूंगा आपको। मेरा नंबर जो है इसमें है, इनबॉक्स में आप देख लीजिए, मैं आपको नंबर। और ऑस्ट्रेलिया से तो और भी निकले, हिंदी एक्सप्रेस निकला, हिंदी गौरव निकला, आपके वहाँ जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पर्थ है उसकी संस्था है, वहां से भारतीय पत्रिका निकली, अभी भी निकलती है वार्षिक को। जी जी। तो एक और प्रश्न मैंने उसी समय पूछना चाह रहा था, फिर अगले प्रश्नों में चले गए। फिजी में आपने एक अंग्रेजी समूह का जिक्र किया जो दिवाली पर हिंदी में विशेषांक निकालते हैं, आपने बताया आपके आसपास है भी वो अभी, वो किस नाम से पत्रिका दिवाली विशेषांक निकालते हैं? जी, मैं आपको अभी तो अब वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शांति दूत भी जो है वो बंद हो चुका है ना, लेकिन वो जो फिजी टाइम्स था, वो फिजी टाइम्स जो है वो अपना हिंदी विशेषांक जो है, मेरी ये जो आपकी जो पुस्तक है उसमें उसका जिक्र भी किया है मैंने। जी। उस अखबार का भी जिक्र किया है जो अंग्रेजी का था। और वहां से तो इतने सारे, वहां से वृद्धि पत्र में निकला, वृद्धि वाणी पत्र निकला, इतने सारे पत्र वहां से निकले कि किसानों के लिए अलग पत्र निकला, जय फिजी निकला, द इंडियन टाइम्स निकला, फिजी संदेश निकला, फिर फिजी सरकार की निकले, उसके बाद एक उदयाचल पत्रिका शुरू हुई, लेकिन वो अंग्रेजी पत्र था फिजी टाइम्स जिसका विशेषांक निकला। मेरी पुस्तक में उसका जिक्र है। जी। और मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा पेज भी फिजी ने लिए हैं। हाँ, बहुत पेज, करीब 20 पेज जो है। हाँ, 20 पर है। हाँ, दक्षिण अफ्रीका का भी अध्याय बड़ा है, दक्षिण अफ्रीका का अध्याय भी काफी बड़ा है। जी जी। तो खैर बातें बहुत सी हैं, कहते भी हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। अभी थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम और है, उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी में जनसंपर्क कार्य को लेकर 7:30 बजे से। और अभी इस कार्यक्रम को हम आज के जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं माननीय कर्नावट जी की अनुमति से हम इसका समापन करते हैं। और बहुत बहुत आभार मैं पुनः प्रकट करता हूं आज के अतिथि विषय विशेषज्ञ मान्यवर जवाहर कर्नावट जी के प्रति। और कार्यक्रम संपन्न है और हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। कुछ अनौपचारिक चर्चा कुछ